तो केवल पानी लाना और जैसलमेर को भर देना इतना पर्याप्त नहीं। हमने ये सोचा कि पानी जिसके गांव से आएगा, जिसके घर के सामने से आएगा, उसके मन में एक भावना तो आएगी कि पानी तो जा रहा है लेकिन मेरे काम का नहीं। हिंदू धर्म को बांटना अलग चीज है, वो ईसाइयत को पैदा कर रहे हैं, ईसाइयत को फैला रहे हैं। अलविला जी, मैं आपको वापस कह दूं, वो जो पोस्ट है उसके पीछे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा जी। जो हमारा अपना संवाद होता है, आप और मेरे बीच में संवाद जो हो रहा है, हम उसमें लोकोक्तियां भी काम में लेते हैं, मुहावरे भी काम में लेते हैं जी, कटाक्ष भी काम में लेते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह भी काम में, पूछते भी हैं, बताते भी हैं। बीएपी अपने आप में एक समस्या है, बीएपी अपने आप में एक वैचारिक समस्या है, बीएपी अपने आप में मिशन जेसुआ का पार्ट लगता है, चर्च और पादरी वेरियल एलिवेन को बात को आगे बढ़ाता हुआ लगता है, तो ये समस्या है। हम तो नेता नहीं, हम तो कार्यकर्ता हैं, पहले भी कार्यकर्ता था, अभी भी। मैं आपको बता रहा हूं, नेता तो ताराचंद मीणा जैसे लोग हैं जो जेब में हाथ डालते हैं, जाके बाइबल पढ़ते हैं, वो करते हैं। प्रवास और समस्याएं, जहां बीजेपी का एमएलए नहीं है वहां पर ज्यादा समस्या आती है, इस कारण वो एक फ्रीक्वेंसी जरूर रहती है। आप पार्टी के लिए 2 लाइन क्या कहना चाहेंगे? ये विभाजनकारी हैं, ये अलगाववादी हैं, ये लुटेरी गैंग है, और ये जैसे पानी का बुलबुला एक समय तक बने रहता है, उसके बाद फूट जाता है। और ये देखा होगा आपने जय कृष्ण पटेल के उसमें कि वो बुलबुला फूट गया और जनता का मोह भंग हो गया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी, और उसी के चलते 1 वर्ष पूर्ण होने पर आपने भी विकसित मेवाड़ का संकल्प लिया है। मन्नालाल जी रावत हमारे साथ हैं। आगामी 4 जून को आपके कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। 1 वर्ष का कार्यकाल कैसा रहा, आप इस पर चर्चा करें कि भाई उदयपुर को क्या आपने दिया है इस 1 वर्ष के कार्यकाल में? एक नया कार्यकर्ता जो राजनीतिक क्षेत्र में आया, विषयों को समझा, क्षेत्र की बातों को समझा, तो ध्यान में आया कि विधानसभा और लोकसभा में बहुत सारे मुद्दे पहले उठाए हुए हैं जी। कुछ नए मुद्दे भी हैं। आप जैसे पारखी पत्रकार बंधु जो हैं, वो अपने चैनल पे, अपने अखबारों में लिखते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो वो वहाँ से भी कुछ चीज़ें सीखना मिलती जी। तो विषयों को आगे बढ़ाए, बहुत सारे विषयों को बढ़ाया, जन सुनवाई की जी, तो उसमें भी बहुत सारे विषय जानकारी में आए हैं। कहीं यूडीए के हैं, कहीं जयपुर के हैं, कहीं टूरिज्म के हैं, कहीं किसी की पेंशन की, बहुत सारे विषय हैं। विषयों को क्रमशः आगे बढ़ाया जी। बढ़ाते हुए 4-5 विषय तो हमें हाथ लगे, बहुत अच्छे से समाधान की तरफ आगे बढ़े। आप देखेंगे जाखम डैम है दरियावत से कुछ ऊपर, लोकसभा क्षेत्र का ही भाग है, वहाँ से बह के जब वो डैम भर जाता है तो पानी बह के समुद्र में चला जाता है जी। उस पानी को रोक के हम क्या कर सकते हैं जी? क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें 1-1 बूंद पानी बचाना है, तो कैसे करते हैं? हमने थोड़ा अधिकारियों के साथ बैठे, डिटेलिंग किया, फाइलें देखी, पुराने कलेक्टर यहाँ रहे हैं अभय कुमार जी, जो आजकल SES हो गए, उनके साथ संवाद किया, तो ध्यान में आया कि एक आइडिया पहले हुआ जरूर था, लेकिन वो हुआ नहीं, आगे धरातल पर नहीं उतरा। हमने उसको और नए सिरे से उसका एस्टिमेट कराया, तो केवल पानी लाना और जैसलमेर को भर देना इतना पर्याप्त नहीं। हमने ये सोचा कि पानी जिसके गांव से आएगा, जिसके घर के सामने से आएगा, उसके मन में एक भावना तो आएगी कि पानी तो जा रहा है लेकिन मेरे काम का नहीं। हाँ। तो एक ये विद्वेष ठीक भी नहीं है जी। हमने ये कहा कि रास्ते में पड़ने वाले जितने गांव हैं, जितने तालाब है, उनको भी भरो, उनके साथ कनेक्ट करो, सीधी लहर आ रही है उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा, 2 नदियां बीच में पड़ती हैं, करमोई और सुकली नदी, उस पर छोटे डैम बने जी, वो पानी फिर वहां लोगों के काम है। तीसरा, ये नदियां आगे जब जाती है, जाखम के साथ मिलती है, त्रिवेणी बनती है, वहाँ कोई ना कोई एक त्रिवेणी संगम जैसा कुछ विकास हो, टूरिज्म बढ़े, और जो जहाँ से पानी आ रहा है उसके आसपास के 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक कोशिश करें कि बागवानी का एक बड़ा हब बने, क्योंकि पानी जब आ जाएगा किस काम आएगा? मिट्टी फर्टाइल है, लोगों को आवश्यकता है, लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, हो सकता है इसकी वजह से कुछ लोगों की जिंदगी बदल जाए। तो हमने प्रयास किया, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्हें 7,300 करोड़ रुपए इस बात को लेकर सैंक्शन किए। DPR तेजी से बन रही है, काम तेजी से चल रहे हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ा काम ये हुआ। दूसरा जो बड़ा काम नजर आता है, 100 करोड़ रुपए हमने, एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट के लिए बदनाम कुछ ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं अंबेरी से लेकर पिंडवाड़ा तक हाईवे पर, उसका करेक्शन के करीब 100 करोड़ की एक परियोजना अनुमोदित हो गई है। उस पर आगे तेजी से टेंडर और जो सारा उनको काम करना वो हो रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जाखम, मंडूर और
माही नदी का जो एरिया है उसमें जाखम की जो कैनाल है उसका टेल पड़ता है। टेल वाले लोगों की समस्या अपनी अपनी टाइप की अलग है। साहब ऊपर वाले पानी लेते हैं, पानी नहीं आता है, कभी कुछ चीज़ें होती हैं। तो वहाँ हमने 15 एनीकट प्रस्तावित किए थे, उसमें से 3 एनीकट 65 करोड़ के सैंक्शन हुए हैं। ऐसे विषयों को हमने लगातार आगे बढ़ा। एक आप देखेंगे कुंभलगढ़ से लगाकर कोटड़ा और इस पूरा भौमंड का क्षेत्र और थोड़ा जैसलमेर की तरफ, सराड़ा की तरफ जाते हैं तो सीताफल बड़ी संख्या में है। लेकिन सीताफल की गुणवत्ता बढ़े और गुणवत्ता भी बढ़े, वो भी अपना ओरिजिनल जो ऑर्गेनिक गुण है उसको देखते हो, तो वो तभी होगी जब उसका टिश्यू कल्चर टेक्निक से कुछ करें। तो हमने एक परियोजना भेजी, वो अनुमोदित हो गई। मुझे लगता है आने वाले समय में इसका एक व्यापक असर मेवाड़ की अर्थव्यवस्था, जनजातीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और जो ग्रामीण जन है उनकी अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा। ये मोटे मोटी जो बातें हैं वो हुई हैं, बाकी और विषय हैं जो लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के ऊपर क्या काम किया गया आपके द्वारा? शिक्षा को लेके हमने जो डीएमएफ का एक फंड है, डीएमएफटी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का फंड है, तो हमने उसको जिला कलेक्टर के साथ बैठे तो ध्यान में आया कि 3 तरह के विषय हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और राजीविका, जिसमें करीब 3 लाख से ज़्यादा बहनें जुड़ी हुई हैं। हमने एक प्रयोग किया कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें, तो 220 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, स्कूल प्रमोट हो गया लेकिन बैठने की जगह नहीं बच्चों के लिए जी। 220 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, इसके अलावा सब सेंटर, पीएससी और सीएससी, वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं, लोग आए उनके लिए शेड हो, अतिरिक्त रूम हो और साथ ही साथ उनके रिपेयर, कुछ बिल्डिंग पुरानी होगी उनको रिपेयर के लेके करीब 15 करोड़ के काम हमने डीएमएफ से आगे बढ़ाए। और राजीविका की दीदियाँ जो हैं वो काम तो करती हैं, उनके क्लस्टर बने हुए हैं और क्लस्टर में वो बैठक भी करती हैं और कुछ निर्माण भी करती हैं। कोई कढ़ाईगिरी का काम कर रहा है, कोई अपने वन उपज है उसको वहाँ इकट्ठा करा, लेकिन वो कहाँ रखे जी, उसको प्रोसेस कहाँ करें, उनके लिए जगह नहीं थी जी। तो हमने 5 ऐसे क्लस्टर पर 15-15 लाख के भवन दिए। इसके अलावा भी एनीकट को लेकर, कुएं गहरे करने को लेकर, उन्नत बीज क्षेत्र में जाए उसको लेकर हमने बाकायदा जो ऋषभ देव, खेरवाड़ा और इस क्षेत्र में कोशिश की है कि कुछ गांव में एक सैंपल के तौर पर एक बागान खड़ा हो। तो हमने 1 बीघा में अगर कोई बागानी करता है तो उसको हमने 10,000 रुपये, ऐसे हमने करीब 50 प्रोजेक्ट भी सैंक्शन करवाए। ऐसे लगातार काम कर रहे हैं। आदिवासी बहुल्य इलाका है, रोजगार की समस्या से काफ़ी लोग परेशान हैं। रोजगार के लिए क्या अवसर पैदा आपने करे इस 1 वर्ष के अंदर? और हम सभी ने पढ़ा है कि ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ी समस्या है। जब कोई व्यक्ति शिक्षा दीक्षा यहाँ पर प्राप्त करता है पर आजीविका के लिए बाहर चला जाता है, तो जो उससे होने वाली अर्निंग है वो दूसरे राज्य उसका फ़ायदा उठाते हैं। इस समस्या से मेवाड़ काफ़ी ग्रसित है, मेवाड़ और बागड़। इसके लिए क्या आपने योजना बनाई सर? आप सही कह रहे हैं। रोजगार के लिए पलायन के 2 रूप नज़र आते हैं। एक तो किसी की नौकरी लग गई, उसका पोस्टिंग 12 हो गया या कोटा हो गया तो वो तो जाएगा, उसको अपन ब्रेन ड्रेन तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो कमा के फिर वापस ज़रूर आएगा। वो एक दिन अपना गांव है, परिवार है, सब कुछ चीज़ें है, उसकी रिश्तेदारी नातेदारी सारी है। लेकिन रोज़गार के लिए नियमित रूप से पलायन होता है। कोई अहमदाबाद जा रहा है, कोई नीमच की तरफ जा रहा है, कोई औद्योगिक क्षेत्र में जा रहा है, कोई आरकिया जा रहा है, कोई आप देखेंगे ये जो काशिया पत्थर आता है उस एरिया में जा रहा है, तो शायद वो दुखद है जी। उसकी वजह से पलायन एक छोटी बात है लेकिन उसके जीवन का पूरा ताना बाना जी बिखरता है जी। उसके परिवार, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं जी, ये तो चीज़ें है ही है। लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में देखेंगे तो गांव में खेती कमज़ोर हुई है जी, बागानी कमज़ोर हुई है, पशुपालन कमज़ोर हुआ, ये भी नज़र आता है। तो हमने 2 क्लस्टर लिए। क्लस्टर का मतलब ये है कि लगातार जुड़े हुए गांव जी, खोड़ी महुड़ी, नाल हलकार, उसके बाद कलात, नठारा, थाना, ऐसे करते करते हम लोग सरसिया और धावड़िया, ऐसे एक सबसे ज़्यादा रोज़गार के लिए पलायन करने की स्थिति वहाँ है। और दूसरी भी चीज़ें अभाव नज़र आता है। वो एक क्लस्टर हमने चावंड लिया और दूसरा देवास के पास में लिया, जिसमें 3 गांव तो गिरवा के हैं, बाकी झाड़ुल के हैं जी। लेकिन क्लस्टर के बेस पे हम लोगों ने कुछ वहाँ प्रयोग किए जी। प्रयोग अभी शुरुआती स्तर पर हैं जी, और हमने उसमें CSR भी जोड़ा है, हमने DMF भी जोड़ा है, उसमें सांसद की जो क्षेत्र विकास की निधि है उसको भी जोड़ा है जी। हम कोशिश कर रहे हैं, उसके परिणाम
आगे जाके आएंगे, अभी एकदम हमारे पास परिणाम नहीं, लेकिन हमने वहाँ बागानी पशुपालन, मिनीकिट, एनीकट, ये जो सारी व्यवस्था हैं, यहाँ तक कि बबूल हटा के क्या हम वहाँ पे सहजन के एक पूरा प्लांट कर सकते हैं क्या, इस बात को लेकर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लोग भी सकारात्मक असर आया है और संगठन के लेवल पर भी बाकी लोगों ने भी अच्छा सकारात्मक रुख दिखाया है। हम चावड़ वाले में बकायदा हिंदुस्तान जिंक का सपोर्ट लेकर कुछ काम कर रहे हैं। ध्यान में ये आता है कि ये जो अरावली है जी, यहाँ फलदार पौधे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। उसमें आप नींबू कह सकते हैं, उसमें अमरूद कह सकते हैं, उसमें गोंदी दिख रहा है, उसमें करौंदा दिख रहा है और उसमें चीकू दिख रहा है। ये प्लांट्स, उसमें बहुत संभावना है। कहीं कहीं सहजन भी नज़र आता है और सहजन की कॉस्टिंग भी बहुत अच्छी है, आजकल डिमांड भी है, तो ये भी नज़र आ रहा है। इन बातों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स जो महाराणा प्रताप से जुड़े कई स्थान हैं, उनको लेकर लंबे समय से, मतलब विगत 20 सालों से परियोजना चलने की बात थी, उनके लिए काम होने की बात थी, पर अभी तक उन्हें धरातल पर नहीं देख पाए हैं। अभी भी बजट के अंदर 100 करोड़ रुपए पास हुए हैं। क्या योजना कहाँ तक पहुँची और इसके लिए आप कितने लामबंद हैं? मुझे ध्यान आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बजट में लिया है, ये बड़ी बात है। और हम तो मेवाड़ हैं, मेवाड़ में तो विरासत के साथ विकास दोनों का ताना बाना बहुत अच्छे से बैठता है। इसमें पुराने अनुभव के आधार पर कोई चीज़ है तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर बात करेंगे। लेकिन प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के जीवन का अंतिम जो समय था वो चावड़ में बिता है और चावड़ में उनका निर्माण हुआ, अंतिम समय वहीं बिता, वहाँ पर स्मृति स्थान कुछ बना रखा है, उसमें काफ़ी संभावना है। हमने लोकसभा का एक 377 एक नियम है, उसके तहत इस मुद्दे को उठाया है। वो मुद्दा लोकसभा ने संस्कृति मंत्रालय के पास भेजा है। मुझे लगता है उसमें जिस प्रकार से स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया में बना है, उस तर्ज पर यहाँ पर स्टैचू ऑफ स्वाभिमान कुछ ना कुछ बन सकता है, उसको लेकर हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में इसमें बड़ा काम करेंगे। जी, अच्छा, अब एक मुख्य प्रश्न, आपकी अगर फेसबुक प्रोफाइल या आपका सोशल मीडिया हैंडल देखते हैं तो एक साल में सबसे ज़्यादा आपने अगर किसी शब्द का इस्तेमाल करा है, उसको कीवर्ड भी कह सकते हैं आपका, BAP, बाप पार्टी को आपने हमेशा अपने रडार पर रखा है। और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि मन्ना लाल जी उदयपुर के सांसद नहीं, बांसवाड़ा के सांसद हैं। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जी, वो राजनीतिक कार्यकर्ता को ये देखना आवश्यक है कि विरोधी जो है वो क्या उत्पात कर रहा है, जी, क्या जन विरोधी कर रहा है, क्या कानून व्यवस्था को खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तोड़फोड़ तो नहीं कर रहा है, जी, लोगों को बरगला तो नहीं रहा है, सरकार के विरुद्ध तो नहीं कर रहा। ऐसी सारी चीज़ें आप देखेंगे। हमारा काम है विकास को लेकर बात करना, विकास की बातें सारी आगे बढ़ाएंगे। जी, लेकिन आप देखेंगे कि ये विषय केवल वागड़ का नहीं है। उदयपुर ग्रामीण में BAP का कैंडिडेट लड़ा था, तो उदयपुर ग्रामीण तो लोकसभा क्षेत्र उदयपुर का पार्ट है। BAP का कैंडिडेट सलूम्बर लड़ा था, लोकसभा क्षेत्र उदयपुर का पार्ट है। धरियावद और आसपुर में BAP के MLA हैं, वो दोनों विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र उदयपुर का पार्ट है। गोगुंदा में उनका कैंडिडेट लड़ा है, कोटड़ा में उनका लड़ा है, पिंडवाड़ा में लड़ा है, ये सारे रहे। तो आप देखेंगे कि एक नकारात्मक विचार लोगों के बीच में जाता है, भ्रम फैलाता है। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा की विचारधारा और भाजपा के सरकारें, डबल इंजन की सरकार आप देखेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर काम कर रही है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि कैंची की तरह समाज को काटते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आपको बताऊं मैं, आदिवासी हिंदू नहीं ऐसा बोलते हैं। अच्छा, इनको क्या पड़ी हिंदू समाज से ऐसा कहने की? पहले की पार्टी ने कभी नहीं कहा ऐसा। तो थोड़ा आप डिटेलिंग करेंगे तो ध्यान में आता है कि पादरी वेरियर एल्विन हुआ, उसने पहली बार ऐसा कहा था। अच्छा, महाकौशल में एक कौशल्या नाम की एक लड़की थी, उससे जब उसने शादी की तो उसने कहा कि आज से मैं आदिवासी धर्म अपना रहा हूँ। आप समझना, आदिवासी धर्म अपना रहा हूँ, पहली बार कहा उसने। जी, आदिवासी लड़की से शादी कर रहा है, वो कह रहा है कि आदिवासी धर्म अपना रहा हूँ, आज से मेरा धर्म ये होगा। कहानी आगे बढ़ती है तो शादी के दिन जो कौशल्या नाम की लड़की थी, आदिवासी लड़की थी, उसका नाम बदल के वो कहता है कि साहब इसका नाम कोसी होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी प्रकृति पूजक है। अच्छा, एक नैरेटिव उसने दे दिया, कोसी एक नदी के नाम पे। कौशल्या भारत की जड़ों से जुड़ा हुआ नाम, भारत की जड़ों को कैसे काटा जाता है ये पादरी वेरियल एल्विन ने किया। कोसी प्रकृति पूजक जैसा एक शब्द और बीच में और डाला। कहानी आगे बढ़ती है, उनके 2 बच्चे पैदा होते हैं, दोनों बच्चे ईसाई धर्म वाले पैदा होते हैं। जी, उस बात को, उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? BAP कर रही है।
उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र तो हमारे उदयपुर शहर का पार्ट भी है, यहाँ कुछ वार्ड भी हैं और यहाँ तक आता है। और आप देखेंगे कि एक और ये मुद्दा बढ़ाते हैं, आदिवासियों को अलग धर्म कोड चाहिए। तो थोड़ा देखा कि ये आया कहाँ से मुद्दा। कैथोलिक चर्च ऑफ रांची का एक लेटर है जो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी को वो दे रहे जी। उसमें कह रहे साहब हमें अलग धर्म कोड चाहिए। उसका साथ देता हुआ वहां पे एक रामेश्वर नाम का व्यक्ति है जो झारखंड में कांग्रेस का जिला वो प्रदेश अध्यक्ष है, वो उनको साथ में जा रहा है। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात इस कहानी में, हेमंत सोरेन जी की सरकार विधानसभा का 2 दिन का एक विशेष सत्र बुलाती है और उसमें केवल इस बात पर चर्चा होती है कि अलग धर्म कोड हमें चाहिए और हम इसको भारत सरकार, क्योंकि उनका विषय नहीं है, ना विधानसभा का विषय, ना राज्य सरकार का, वो केंद्र सरकार का विषय। तो ये विषय उन्होंने केंद्र सरकार को कहीं भेजा ऐसा करके कुछ किया, लेकिन हमारा पॉलिटिकल स्टंट था। तो आप देखेंगे एक चर्च है, कांग्रेस है और हेमंत सोरेन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तीनों एक इकोसिस्टम है जी। वो आदिवासियों में अलग धर्म कोड लाने का मतलब ये है कि वो जो पादरी वेरियर एलिवेन का आदिवासी धर्म वाला एजेंडा था उसको आगे बढ़ा रहे हैं जी। तो मूलतः किसका एजेंडा हो गया? चर्च और पादरी का। इसी एजेंडे को बीएपी राजस्थान में लाके कहती है कि साहब हमें अलग धर्म कोड चाहिए। अब बात को समझिए आप, मैं आपकी बात समझ गया कि भाई वो लोग हिंदू धर्म को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप उनका विरोध। इससे आगे हिंदू धर्म को बांटना अलग चीज है, वो ईसाइयत को पैदा कर रहे हैं, ईसाइयत को फैला रहे हैं जी। मतलब एक मिशनरी के रूप में वो कार्य कर रहे हैं, मिशनरी के रूप में काम कर रहे हैं, उनका इकोसिस्टम का एक भाग है जी। अच्छा, पर मेरे को एक बात, आपने कई बयान तो ऐसे दिए कि भाई अभी कुछ दिन पूर्व जब पैंथर की काफी समस्या हो रही थी, आए दिन पैंथर देखने को मिल रहे थे, तो आपने एक बयान दिया कि ये पैंथर बाप पार्टी वालों ने छोड़ा। नहीं अलविला जी, मैं आपको वापस कह दूं, वो जो पोस्ट है उसके पीछे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा जी। अरे तो ये मतलब समझिए, वो बार बार छोड़े क्या? बाबूलाल खराड़ी जी, मन्ना लाल रावत और बीजेपी लगातार टारगेट कर रहे हैं जी, टारगेट कर रहे थे। तो जो हमारा अपना संवाद होता है, आप और मेरे बीच में संवाद जो हो रहा है, हम उसमें लोकोक्तियां भी काम में लेते हैं, मुहावरे भी काम में लेते हैं जी, कटाक्ष भी काम में लेते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह भी काम में, पूछते भी हैं, बताते भी हैं। तो जो संवाद है उस संवाद में एक प्रश्न है जी, प्रश्न पूछा है। जब बार बार आप बीजेपी को, बाबूलाल खराड़ी जी को, मन्नालाल रावत को आप टारगेट कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं जी, कहीं ऐसा तो नहीं। अब आप देखिएगा उस पोस्ट को, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है, वो सबसे कीमती है वो। अच्छा, तो आपने केवल एक प्रश्न उनसे पूछा, ये जरूरी होता है जी। जनमानस से आप बात कर रहे हो, आप जनप्रतिनिधि हो, क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हो, लोग आपकी बात को सुनना चाहते हैं और आप बात क्यों नहीं कहोगे जी। जब लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया, वोट दिया, आपसे कहा कि आप क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करो, ये एक समस्या है। बीएपी अपने आप में एक समस्या है, बीएपी अपने आप में एक वैचारिक समस्या है, बीएपी अपने आप में मिशन जेसुआ का पार्ट लगता है, चर्च और पादरी वेरियल एलिवेन को बात को आगे बढ़ाता हुआ लगता है, तो ये समस्या है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको लगता है कि ये इस तर्ज पर काम कर रहे हैं, क्या इसीलिए आप खुल के उनकी मुखालफत करते हैं, खुल के उनका विरोध करते हैं? शब्द ब्रह्मस्ति, हमारा विचार क्या है? एक शब्द कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, प्रकट हो रहा है, वो एक एनर्जी है। वो एनर्जी जाके समाज में अगर फैल गई, सकारात्मक है तो कल्याण होगा, नकारात्मक है तांडव होगा जी। अव्यवस्था फैलेगी, कानून व्यवस्था फैलेगी, लोगों में भ्रम फैलेगा, लोग लड़ाई झगड़े पर उतारू आ जाएंगे, क्षेत्र में त्राहिमाम हो जाएगा। हमारा अपना मौलिक कर्तव्य, पहला कर्तव्य है कि हम सहज मानव जीवन के आधार पर हम एक दूसरे को मानवता के रूप में सहज बने रहें, और ये हमारी ड्यूटी भी है कि समाज में फैले हुए भ्रम को फैलाएं, वो जो भ्रम फैल गया उसको तोड़े, सच्ची बात को आगे बढ़ाए। तो इनका काम है भ्रम को फैलाना, हमारा काम है भ्रम को रोकना जी। हम तो धर्म अधर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अधर्म तोड़फोड़, सामाजिक समस्या को तोड़ना ये कर रहे हैं और हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पुनः दोहराता हूं, हमारी पद्धति राष्ट्रीय नेतृत्व से प्राप्त हुई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को लेकर जोड़ेंगे तो विकसित भारत के लिए हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, विकास की धारा में हम बने रहेंगे। उसको चाहे मुख्य धारा कह दो, उसको चाहे जनजाति का विकास कह दो, चाहे विकसित भारत 2047 कह दो या विकसित मेवाड़ वागड़ कह दो, ये सकारात्मकता है। एक ये मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हो गया, आपने एक पक्ष बिल्कुल बता दिया, पर दूसरा पक्ष ये कहता है कि भाई लगातार जो वागड़ इलाका है उधर
बीजेपी लगातार कमज़ोर होती जा रही है, इसलिए मन्ना लाल जी इस तरह का बयान देते हैं, इस तरह के उनकी मुखालफत करते हैं, इस तरह से उनके बड़े नेताओं को टारगेट करते हैं, क्योंकि वो लगातार अपनी जड़ें फैलाते जा रहे हैं उस इलाके में। हम भ्रम का निवारण कर रहे हैं, वो गलत बात कर रहे हैं उसको हम सही बात के रूप में रख रहे हैं। कोई भी गलत बात करेगा हम उसका वैचारिक रूप से भी मुकाबला करेंगे और संगठनात्मक रूप से भी करेंगे और लोकमत में भी करेंगे, क्योंकि हमें अंततः सबका विकास करना है जी। हम तो वो लोग हैं। हाँ, आप जो कह रहे हैं कई बार भूकंप आता है ना, तो भूकंप का केंद्र जो होता है एक जगह पर होता है, एपी सेंटर जिसको बोलते हैं जी। तो भूकंप का केंद्र कहाँ है? 84 क्या, बागीदोरा है क्या, सागवाड़ा है क्या, ये देखना पड़ेगा ना जी। और दूसरा भ्रम फैलाने वाला, जैसे प्रभु श्री राम की सेना जो है वो किसको टारगेट कर रही है? अंततः टारगेट कौन है? रावण। जी। रावण मरेगा तो लंका में जो भी उत्पात हुआ है उसका समाधान होगा। राम राज्य की कल्पना सकारात्मकता तभी आएगी। तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि जो गलत बोलेगा, जो ज़्यादा बोलेगा और ज़्यादा बोलने के साथ साथ में जो समाज में विकार पैदा करेगा तो उसको टारगेट करेंगे। उसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, विचार महत्वपूर्ण है। ये बात अब कुछ एक ऐसे सवाल है जिनका आपको बहुत जल्दी जवाब भी देना जी, है कम शब्दों में। सबसे पहला तो ये कि अब तक आपके द्वारा लोकसभा में कितनी बार भाषण दिया गया, कितने सवाल उदयपुर के लिए आपने पूछे? मैंने लोकसभा पटल पर लगभग 78 सवाल जी तो हमारे लिस्ट में आए हैं। पूछे तो ज़्यादा है, हर रोज़ हम 5 सवाल पूछ सकते हैं जी। 78 आ गए जी। 377 भी है, शून्यकाल भी है और बजट की चर्चाओं में भाग लेना भी है। उसको लेकर हम लगभग शतक लगाने के आसपास। कितनी परियोजनाएं अभी अपने संभाग के अंदर चल रही है? आपके लोकसभा क्षेत्र में कितनी परियोजनाएं चल रही है और कितने को क्रियान्वित इस साल में हो जाएंगी आपकी? मोटे तौर पर हमने डीएमएफ, बजट, सेंट्रल स्कीम्स, उसको लेकर मोटा करीब 400 काम जो हैं छोटे बड़े हमने चला दिए। हमने यहाँ तक कि 50 विद्यालयों में हम मैथ लैब ला रहे हैं, गणित कैसे मैथ लैब में जाके पढ़ें, उसको लेकर हम रोबोटिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये विषय भी चल रहे हैं और किसानों के, गरीबों के और मजदूरों के काम भी चल रहे हैं, बहनों के भी काम चल रहे हैं। जी। लंबे समय तक अधिकारी वर्ग से ताल्लुक रखा, ब्यूरोक्रेसी में अच्छी पकड़ है। क्या ब्यूरोक्रेट जब नेता बनता है तो उसका एक अलग सा फायदा मिला आपको? नहीं, हम तो नेता नहीं, हम तो नेता नहीं, हम तो कार्यकर्ता हैं। पहले भी कार्यकर्ता था, अभी भी। मैं आपको बता रहा हूँ, नेता तो ताराचंद मीणा जैसे लोग हैं जो वो जेब में हाथ डालते हैं, जाके बाइबल पढ़ते हैं, वो करते हैं। हम कार्यकर्ता है, धरातल की समस्याओं को पहचानना और उसको समाधान की तरफ ले जाना, ये हमारा काम है। लेकिन पुराना जो अनुभव है कागज लिखने का, फाइल बनाने का, टिप्पणी लिखने का, कीमती बात को लोगों से सुनने के बाद फिर उसको सरकार में प्रोसेस कैसे करना, उसका लाभ निश्चित रूप से मिल रहा है। और जब विषय को सदन के पटल पर रखते हैं, सरकार को लिखते हैं, तो कन्विंसिंग की एक ताकत है, वो ठीक ठाक सी है। इस कारण जो है जनता की आशीर्वाद से ये बात बहुत तेजी से फायदे बन रही है और आगे बढ़ाएंगे इसको। लोकसभा क्षेत्र में कई विधानसभा क्षेत्र आते हैं, किसी एक विधानसभा क्षेत्र से ज़्यादा लगाव, किसी दूसरे से कम लगाव? पूरे लोकसभा क्षेत्र के एक मतदाता से लगाव है जी। और यहाँ तक कि उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर हमारा लगाव है। हमारा लगाव इस बात को लेकर है कि विकसित भारत में हमारा मेवाड़ और वागड़ कैसे समृद्ध बने, सभी समस्याओं का निराकरण करें, उससे लगाव है। हाँ, प्रवास और समस्याएं जहाँ बीजेपी का एमएलए नहीं है वहाँ पर ज़्यादा समस्या आती है, इस कारण वो एक फ्रीक्वेंसी जरूर रहती है। लेकिन लगाव हर एक मतदाता से, चाहे वो हमको वोट दिया हो, चाहे नोटा में रहा हो, चाहे वो कांग्रेस को किसी को भी दिया हो, लेकिन सब जल्दी करना है। बाप पार्टी के लिए 2 लाइन क्या कहना चाहेंगे? ये विभाजनकारी हैं, ये अलगाववादी हैं, ये लुटेरी गैंग है और ये जैसे पानी का बुलबुला एक समय तक बने रहता है, उसके बाद फूट जाता है। और ये देखा होगा आपने जय कृष्ण पटेल के उसमें कि वो बुलबुला फूट गया और जनता का मोह भंग हो गया। अच्छा, जय कृष्ण पटेल को दोषी क्यों कहा गया आपके कई नेताओं के द्वारा, जबकि अभी तक कोर्ट ने उन्हें दोषी करार नहीं दिया है, आरोपी हैं वे? वीडियो दिख रहा है, पैसे ले रहे हैं, प्रश्न पूछा है और उसके बाद डिमांड की है। एसीबी ने बकायदा डिमांड, प्रॉब्लम और रेड हैंडेड पकड़ना उस पर दिख रहा है, जनता ने देख लिया। अगर वीडियो में दिख रहा हो तो क्या कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं थी? देखिए, वो एक लीगल प्रोसेस है, वो लीगल प्रोसेस है, लेकिन पाप है, आरोपी मानेंगे ना, पाप है, अपराध है, आरोपी है, उसमें जो भी शब्द काम ले लें, लेकिन बीजेपी का जो पाप का गड़ा है और दोषी में अंतर है कि नहीं? देखिए, वो टेक्निकल बातें अलग हैं, लेकिन वो अपराधी है, वो लुटेरी गैंग है, उसने पैसे लिए हैं, उसने ऐसी भी ने ट्रैप किया है, सबके सामने। अभिन्न मित्र राजकुमार रोत के लिए एक लाइन। देखिए, एक अच्छी बात होनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहे और केवल भ्रम और भ्रम फैला रहे हैं, ये ठीक नहीं है।
विकास की तरफ जनता जानी चाहिए, उसकी जगह वो विपरीत ले जा रहे हैं। और जो ईसाइयत का एजेंडा फैला रहे हैं वो ठीक नहीं है, उनको संभलना चाहिए। 2047 का जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है, भाजपा का जो सपना है कि विकसित भारत बनना चाहिए, उसमें जो विकसित मेवाड़ आपने, क्या इस यज्ञ में एक आहुति के रूप में कार्य करेगा? निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि विचार मूल है। शब्द ब्रह्मस्ति, शब्द से ही आगे एनर्जी बनती है। जब हम सभी के पास, आपके पास, सबके पास, विद्वान जनों के पास जो आइडियाज हैं उसको इकट्ठा करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे, मुझे लगता है विकसित भारत में विकसित मेवाड़ और विकसित वागड़ दोनों बनेंगे। यह सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके कई प्रतिद्वंदी भी देखेंगे इसको, आपकी पार्टी के लोग भी सुनेंगे। मुझे बताइएगा, क्या अगला चुनाव भी लड़ेंगे? देखिए, सरकार की प्रोसेस है, पार्टी की प्रोसेस है, संगठन अपना निर्णय लेता है, संगठन अपने कार्यकर्ताओं को भूमिका देता है, संगठन के आदेश सर्वोपरि है। और ये यात्रा जो सेवा की यात्रा है, वो मंच कोई भी हो, भूमिका कोई भी हो, जारी रहेगी। जी, तो हमारी विशेष मुलाकात थी मन्नालाल जी रावत से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि आप पार्टी जो है वो लुटेरी गैंग है, और साथ ही में कई इन्होंने बातें बताई कि किस तरह से बहुत सारी योजनाएं चल रही है। 78 प्रश्न ये लोकसभा में अब तक पूछ चुके हैं और 4 साल का कार्यकाल बाकी, काफ़ी योजनाएं यहाँ पर चल रही है। मन्नालाल जी, एक लास्ट हमारा निवेदन था, वो अटल जी की 1-2 पंक्तियां जो आप बाहर गुनगुना रहे थे प्रेस जी, वो एक कविता है जी, मेरी 51 कविता नाम की एक पुस्तक है, उसका एक कविता है, मुझे थोड़े पद उसकी याद है, लेकिन उसका सारांश ये, कदम मिलाकर चलना होगा जी। कुछ भी हो जाए विकसित भारत के लिए हम सब लोग मिलकर, जी, विचार कुछ भी हो, मत कुछ भी हो, हम किसी को भी वोट देता हो, लेकिन कदम मिलाकर चलेंगे तो क्षेत्र और मेवाड़, वागड़, भारत सब विकसित होंगे। जी, कदम मिलाकर चलना होगा। तो कदम मिलाकर चलना होगा, काफ़ी अच्छी कविता ये है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के द्वारा लिखी गई है। आप भी इसको जरूर पढ़ें, आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।